तो ये आपको यहाँ पर एनजे ऐसे है पार्ट 14 होगा। इसके अंतर्गत हम यहाँ पे देखते हैं कि देखिए ऐसे जो आपको है कि सफल होना काफ़ी नहीं है, जीवन की असली खोज सार्थकता की है। सफल होना काफ़ी नहीं है, जीवन की असली खोज आपको सार्थकता की है। ये बात देखिए यहाँ पर कुछ लोग वे जो वक्त के सांचों में ढल गए। कुछ लोग वे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग वे जो वक्त के ढांचे को बदल गए। तो देखिए कुछ लोग वे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग वे जो वक्त के ढांचे बदल गए। जीवन का दर्शन कुछ ऐसा ही है। जीवन का दर्शन कुछ ऐसा ही है। अनादिकाल से लेकर आज तक सभ्यताओं ने नित नई करवटें ली है, संस्कृतियों ने नित नए रूप धरे हैं, पर यदि नहीं बदला है तो परिवर्तन का शाश्वत क्रम। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है कि अनुरूप ही जीवन दर्शन और दृष्टिकोण में बदलाव और सुधारात्मक विकास दृष्टिगोचर होते रहे हैं। सफलता प्राप्त करना जीवन का एक सर्वमान्य स्वीकृत लक्ष्य है। सफलता प्राप्त करना जीवन का एक सर्वमान्य स्वीकृत लक्ष्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रति व्यक्ति, समूह, समुदाय, समाज या देश अपने उद्देश्य और प्रयासों में सफलता की आकांक्षा रखता है। ऐसा करना स्वाभाविक ही है और वांछनीय भी, परंतु वे अपने लक्ष्य में किस सीमा तक सफल हो पाते हैं यह उनके अध्यवसाय, प्रतिबद्धता, लगन, परिश्रम और कुछ सीमा तक परिस्थितिजन्य संयोगों पर भी निर्भर करता है। हाँ, निर्भर करता है। प्रासंगिक देखिए यहाँ पर क्या कि प्रासंगिक प्रश्न यह है कि जीवन में सफलता और सार्थकता में पारस्परिक संबंध क्या है, वे किस सीमा तक अन्योन्याश्रित है और सार्थकता के अभाव में सफलता कोई औचित्य है या भी नहीं है, भी अथवा नहीं। कामयाबी के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे भागो। थ्री इडियट्स फिल्म का यह संवाद इस फलसफे को बहुत हद तक स्पष्ट करता है। सफलता और सार्थकता दोनों में से कौन अधिक उपादेय है अथवा दोनों का समन्वय बेहतर विकल्प है, इन प्रश्नों को लेकर मानव मन में एक सतत द्वंद्व रहा है। चाहे भारतीय चिंतन परंपरा हो या पाश्चात्य दृष्टिकोण, प्राय विचारकों में इस प्रश्न को लेकर मत एक है कि सफलता की पूर्णता उनकी सार्थकता में निहित है और सफल होना काफ़ी नहीं है। जीवन की असली खोज सार्थकता की है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर दृष्टिपात करें तो भारत में प्राचीन काल से ही संतों और मनुष्यों में जीवन की सफलता के लिए उसकी सार्थकता की खोज की जिज्ञासा रही है। संस्कृत वाङ्मय में तो ऐसे सूत्र बिखरे पड़े हैं जो जीवन को सार्थक बनाने में बल देते हैं। देखिए संस्कृत वाङ्मय में तो ऐसे सूत्र बिखरे पड़े हैं जो जीवन को सार्थक बनाने पर बल देते हैं। परोपकाराय देखिए परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति। देखिए परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गौः, परोपकाराथृमिद शरीरम। देखिए यहाँ पर परोपकार फलन्ति वृक्षा, परोपकार वहन्ति नद्य, परोपकार दुहन्ति गाँव, परोपकारात्मित शरीरम। भारत धार्मिक आध्यात्मिक क्रांति के प्रणेता महावीर और बुद्ध ने तो एक अर्थ में सफलता के उच्च स्तर को स्पर्श करने के बावजूद जीवन की असली खोज सार्थकता की प्राप्ति के लिए राज त्याग कर वनों ग्रामों में भ्रमण करना श्रेयस्कर समझा। यदि वे केवल राजा बनना ही सफलता का मापदंड समझते तो आज विश्व को अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह एवं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श और अमूल्य सिद्धांत नहीं मिल पाते। फिर देखिए गुरु नानक, देखिए यहाँ पर क्या गुरु नानक द्वारा प्रतिपादित सर्बत दा भला हो अथवा गांधी का शब्द है, ईसा मसीह करुणा हो या मोहम्मद साहब का बंधुत्व, टैगोर का मानवतावाद हो या नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद, सभी और जीवन की सार्थकता की खोज की अदम्य जिजीविषा दिखाई पड़ती है। नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, तुलसी, रहीम, नरसिंह, चैतन्य, ज्ञानेश्वर, शंकरदेव सभी सफलता के ऊपर सार्थकता को महत्व प्रदान कर रहे हैं। शायद इसे भारतीय संस्कृति कृति जीववती के मंत्र को स्वीकार करती है। व्यक्तिक और पारिवारिक देखिए यहाँ पर क्या व्यक्तिक और पारिवारिक स्तर पर देखें तो क्या महज रोजगार की तलाश, विवाह, संतान उत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण और सेवानिवृत्ति ही जीवन है या उसमें सार्थकता का भी समावेश होना समीचीन है। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देखो। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह एक मूलभूत आवश्यकता है। पर उसके साथ साथ कुछ ऐसा सार्थक किया जाना
होना चाहिए जो न केवल आत्मिक संतोष का अनुभव प्रदान करे बल्कि समाज हित में भी अपना योगदान करे। पूर्ण जागरण के दौर में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, सर सैयद अहमद खां, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और एनी बेसेंट दरअसल सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रकारांतर से जीवन की सार्थकता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर देखें तो यह प्रश्न राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर देखें तो प्रश्न यह उठता है कि प्रश्न यह उठता है कि क्या एक श्रेष्ठ संविधान या बेहतर कानून का निर्माण काफ़ी है अथवा उनके बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता है। वस्तुतः हमारे संविधान और विधानों की सार्थकता इसी में है कि ये अपने मूल आदर्शों स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता को दृष्टिगत रखते हुए समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन का माध्यम बने। यदि सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर बनाए गए कानूनों और योजनाओं का लाभ समाज के वंचित वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, सीमांत कृषकों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, प्रवासियों, शरणार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उनकी सार्थकता निश्चय ही खतरे में पड़ जाती है। यदि जीवन की असली खोज सार्थकता की उपलब्धि ना होती तो तथाकथित सफलता के शिखर पर बैठे बिल गेट्स, वारेन बफेट जैसे उद्यमी मानव कल्याण के लिए अपनी अकुत संपत्ति का बड़ा भागदान ना करते। किरण बेदी तिहाड़ जेल में सुधार और पुलिस सुधारों में नवोन्मेष नहीं करते। राजेंद्र सिंह और सुंदर बहुगुणा जल संरक्षण एवं पर्यावरण की अलख नहीं जगाते और कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से बाल अधिकारों का झंडा बुलंद नहीं करते। किसी शायर ने यूं ही नहीं लिखा है, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की जिंदगी में कुछ नहीं होता। किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की जिंदगी में कुछ नहीं होता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान के माध्यम से हमारे जीवन को बेहतर और सरल बनाने वाले वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता निश्चित तौर पर जीवन में सार्थकता की खोज में निरंतर परिश्रम की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आइंस्टीन, एडिसन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, जी एल बेड और राइट बंधुओं के प्रयास उनके जीवन की सार्थकता को ही प्रमाणित करते हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो ने कहा कि किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की जिंदगी में कुछ नहीं होता। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और अनुसंधानों के माध्यम से हमारे जीवन को बेहतर और सरल बनाने वाले वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता निश्चित तौर पर जीवन में सार्थकता की खोज में निरंतर परिश्रम की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आइंस्टीन, एडिसन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, जी.एल. बेयर्ड और राइट बंधुओं के प्रयास उनके जीवन की सार्थकता को प्रमाणित करते हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो हर युग में चिंतकों ने जीवन की सफलता को उसकी सार्थकता के साथ ही स्वीकार किया है। गीता के निष्काम कर्मयोग और स्थिति प्रज्ञ की अवधारणा हो या जैन एवं बौद्ध दर्शनों द्वारा प्रदत्त पंच महाव्रत और अष्टांगिक मार्ग के सूत्र सभी स्वयं में सार्थकता के मूल्य को समेटे हुए हैं। प्रेम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी तो यहाँ तक घोषणा करते हैं, धनी सो पुरुष जस कृति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। देखिए, धनी सो पुरुष जस कृति जासु, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे ना बासु। गांधी जी ने एक बार कहा था, मैं एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करे कि उसका अपना देश और राष्ट्र निर्माण उसकी ही प्रभावी भूमिका है। गांधी के इस कथन दरअसल उनके जीवन की पूर्णता और उद्देश्य का मर्म निहित है। वे जब ऐसा कहते हैं तब वे प्राकारांतर से इसके माध्यम से सर्वोदय और सार्वजनिक की बात कर रहे होते हैं। यहाँ यह भी विचारने है कि क्या जीवन में सार्थकता की खोज सफलता के अभाव में संभव है। सफलता के अभाव में संभव है। दरअसल सार्थकता तभी प्राप्त हो सकती है जब जीवन में सफलता का आधार प्राप्त हो जाए। जिस तरह अपनी व्यक्तिगत उलझनों में फंसा व्यक्ति समाज के हित में योगदान की सोच भी नहीं सकता, वैसे ही सफलता के लिए संघर्षरत व्यक्ति के लिए जीवन में सार्थकता की खोज एक दूर की कौड़ी ही है। सफल होना काफ़ी नहीं है और जीवन की असली खोज सार्थकता ही है, पर यह सार्थकता तभी उपलब्ध हो सकती है जब उसे सफलता का आधार प्राप्त हो जाए। साथ ही केवल सफलता आपको अस्थायी या तात्कालिक सुख तो प्रदान कर सकती है, पर चिरस्थायी सुख और आत्मिक संतोष तभी प्राप्त हो सकता है जब उसके साथ आपको सार्थकता का भी समन्वय हो जाए। इस प्रकार जीवन में सफलता और सार्थकता का समन्वय ही इसकी पूर्णता है। गजल सम्राट दुष्यंत कुमार के शब्दों में, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया कि देखिए आपको सफल, ये इसमें जो था
भारत में शहर-गाँव द्वंद की बात करते हैं। देखिए, भारत में शहर-गाँव द्वंद आपका सुना है, उसने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में, मगर आंगन दिखाने आज भी बच्चों को गौर आता है। बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, सुना है उसने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में, मगर आंगन दिखाने आज भी बच्चों को गौर आता है। उपरोक्त दो पंक्तियों में विकसित शहर और समृद्ध गाँव की परिकल्पना को महसूस किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष शहर शब्द का उच्चारण किया जाता है, तो स्वयमेव उसके मस्तिष्क में ऊंची-ऊंची अट्टालिकाएँ, लंबी चौड़ी सड़कें और उन पर फर्राटा भरते वाहन सहज ही मूर्त रूप ले लेते हैं। वहीं जब गाँव शब्द का उच्चारण किया जाता है तो सर्वप्रथम किसान, पशु पक्षी, प्राकृतिक वातावरण, खेत खलिहान आदि का समूह उपस्थित होता है। शहर एवं गाँव, देखिए, शहर एवं गाँव, इन दोनों को समझने के दो पृथक दृष्टिकोण हो सकते हैं। यदि प्रथम दृष्टिकोण से देखें तो ये एक सिक्के के दो पहलू जैसे नजर आते हैं, किंतु द्वितीय दृष्टिकोण में परस्पर विरोधाभास दिखाई देते हैं। आरंभ वस्तुतः प्रथम दृष्टिकोण से किया जाता है, क्योंकि यदि भोजन करते समय प्रथम ग्रास स्वादिष्ट होता है, तभी भोजन करने का भी आनंद आता है। प्राचीन भारत, वाराणसी, अयोध्या, मध्य मथुरा, कुरुक्षेत्र, पाटलिपुत्र, माहिष्मति सदृश विशाल नगर विद्वान थे। वे आवास, रोजगार, अन्न, अवस्था आदि के संबंध में भी समृद्ध थे और सतत विकास के दृष्टिकोण से विकसित भी थे। इस संदर्भ में मगध साम्राज्य को भला कौन भूल सकता है। उस समय ग्रामीण अंचल भी समृद्ध था, जिसको एक लोकोक्ति के रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति जब शहर में रोजगार हेतु प्रवास करता है तो जीविकोपार्जन सफलता के संबंध में किसी अन्य के पूछने पर वह उत्तर देता, अगर शहर में कुछ नहीं हो सका तो अपने गाँव लौट आएंगे, यहाँ तो जीवन चल ही जाएगा। उपरोक्त लोकोक्ति से गाँव की मजबूती तो स्पष्ट नजर आती है। साथ ही यह भी दिखता है कि गांव से शहर में प्रवास एक व्यक्ति का सुरुचि के कारण हो रहा है, न कि मजबूरी कारण। इस प्रकार यदि देखा जाए तो व्यक्ति परस्पर सहयोग एवं समन्वय के भाव से ओतप्रोत था और गांव में ही व्यक्ति को आजीविका प्राप्त होती है, जिससे शहरी पलायन की समस्या दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार व्यक्ति विकास के संदर्भ में शहर तथा गाँव के एक सिक्के के दो पहलू के रूप में नजर आते हैं। अगर अब दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर्वप्रथम आधुनिकता की अवधारणा का दृष्टिपात होता है। इस वैश्विक आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी एक नूतन विचार के रूप में सामने आई है और शहर गाँव के मध्य सब असभ के लक्षण का समावेश हुआ है। शहरी क्षेत्रों में आधुनिकता का समावेश हुआ और औद्योगिकरण से आपको नित्य नए आविष्कार दृष्टिगोचर हुए हैं। विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का विकास हुआ और सबसे पहले उन सुविधाओं को उपभोग शहरी क्षेत्र के निवासियों ने किया। चूंकि ग्रामीण इन आविष्कारों के अधिक महंगे होने तथा अथवा अनुपलब्धता के कारण दूर है, इसलिए शहर और गांव के मध्य एक सूक्ष्म लकीर गाढ़ी होती चली गई। लेकिन विकास की प्रकृति सतत गतिशील होती है, इसलिए देर सवेर यह विकास गांव तक भी पहुंचा। उदाहरण स्वरूप इंटरनेट के उपयोग को लिया जा सकता है। भारत पहले मुगलों के अधीन रहा और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा शोषित हुआ। इन दोनों कालों में आधुनिक भारत के शहरों का विकास हुआ, किंतु गाँव का पतन भी हुआ, विशेष रूप से अंग्रेजी शासनकाल में। एक पक्षीय व्यापार नीति तथा औद्योगिकरण से कुटीर एवं छोटे मजदूर उद्योग क्षीण हो गए। परिणामस्वरूप ग्रामीण अंचल निवासी शहरी पलायन हेतु विवश हुए। आज यक्ष प्रश्न यह उपस्थित होता है कि शहर गांव द्वंद क्या है और आखिर इस द्वंद का निवारण कैसे किया जा सकता है, क्योंकि समस्याएं तो दोनों ही परिप्रेक्ष्यों में विद्यमान है। वस्तुतः देखिए, वैश्विक औद्योगिकरण के अत्यंत मनोहर परिणाम सामने आए हैं, जिसने मानव जीवन को अत्यंत सुकर बना दिया है। यदि हम जनसंख्या के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 68.84% जनसंख्या ग्रामीण 1951 से 82.17% तथा 31.16% शहरी जनसंख्या 31.16% शहरी जनसंख्या क्षेत्र 1951 में 17.30% में निवास करती थी। इसलिए यह भी स्पष्ट है गांव से शहर की ओर निरंतर पलायन हुआ। लेकिन इस वैश्विक औद्योगिकरण के विभिन्न दुष्परिणाम भी वर्तमान में स्पष्ट है। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक एयर कंडीशनर, एसी वाहन उपयोग, तीव्र औद्योगिकरण आदि कारण विश्व के प्रमुख शहर एक उष्माद्वीप हीट आइलैंड के रूप में बन गए हैं। पर्यावरण प्रदूषण अब शहरी जीवन का एक अंग सा बन चुका है। चूंकि शहर में गाँव से रोजगार संबंधित सर्वाधिक पलायन होता है।
शहर में गाँव से रोज़गार के चूँकि शहर में गाँव से रोज़गार से संबंधित सर्वाधिक पलायन होता है, इसलिए इसलिए ग्रामीण अंचल के समक्ष एक दुविधा यह भी है कि वे गाँव का चयन करें अथवा शहर का। यदि शहर का चयन करते हैं तो निस्संदेह जीविकोपार्जन का जरिया तो प्राप्त हो सकता है, किंतु उसके बदले स्वास्थ्य का मूल्य चुकाना पड़ता है। यहाँ देखो ग्रामीण जन के शहरों की ओर पलायन के कई कारक हो सकते हैं, जैसे अच्छी शिक्षा की उपलब्धता, आमदनी का अधिक होना, शहरी जीवन की ओर आकर्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता आदि। उदाहरणतः स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 अनुसार भारत में 18% साक्षरता विद्यमान थी, जबकि औसत जीवन प्रत्याशा मात्र 32 वर्ष थी। वहीं 2017 की 15वीं जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% और औसत जीवन प्रत्याशा 68.56 वर्ष रही है। स्वतंत्र भारत 1951 में शिशु मृत्यु दर 190 प्रति हज़ार पर थी, जो वर्ष 2017 में मात्र 39 प्रति हज़ार के स्तर पर जा चुकी थी। इस प्रकार यह भी एक प्रमुख पहलू है कि गांव से लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन शहर में व्याप्त अधिक जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, अपराध आदि के कारण वे दोनों के मध्य चयनात्मक द्वंद्व में फंस जाते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण विचार यह भी हो सकता है कि यदि शहर में इतनी समस्या है तो क्यों ना गाँव में ही ऐसी व्यवस्था का समावेश किया जाए जिससे शहरी पलायन भी रुक सके और कृषि क्षेत्र को भी गतिशीलता प्राप्त हो जाए। जब गाँव से शहर की ओर पलायन किया जाता है तो शहर और गाँव दोनों स्थलों पर दोहरी समस्या उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना बनती है। प्रथम, शहरी पलायन से वहाँ जनसांख्यिकी असंतुलन को देखने को मिलता है, जिससे उस क्षेत्र में क्षेत्रवाद की मानसिकता का जन्म होता है और स्थानीय लोगों में रोजगार की असुरक्षा का भाव पैदा होता है। परिणाम तो मुंबई में बिहार वासु दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती है। द्वितीय, ग्रामीण अंचल में उत्पादकों यानी किसानों की कमी हो जाती है, क्योंकि जब एक पीढ़ी कृषि क्षेत्र से सेवा अथवा विनिर्माण क्षेत्र में जाएगी तो कृषि क्षेत्र न्यूनता होने की पूर्ण संभावना। एक अन्य रोचक तथ्य यह भी है कि गाँव से जब व्यक्ति एक अन्य रोचक तथ्य यह भी है कि गाँव से जब व्यक्ति शहर जाने के विषय में सोचता है तो पूर्ण नैतिकता के द्वंद्व में फंस जाता है। एक तरफ उसका गाँव जहाँ वह पीढ़ी दर पीढ़ी रहता है, उसका सम्मान परिवार, आवास, रिश्तेदार, भूमि आदि सब कुछ गाँव में होता है, जिसे त्याग कर उसे शहर की ओर जाना होता है। वहीं उसे शहर के एकाकी जीवन का भी आभास होता है, जहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं होता है। शहर के जीवन में प्रवेश किए हुए लोगों के जुबान से एकाकीपन की कहानियाँ भी लोक विचरण कर रही होती है, जिन्हें अज्ञात कवि की दो पंक्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं। सुना है तुम्हारे शहर में लोग मयत को भी कंधा नहीं देते हैं। सुना है, यहाँ देखिए क्या कि सुना है तुम्हारे शहर में लोग मयत को भी कंधा नहीं देते, हमारे गांव में तो सब छप्पर भी मिलकर उठाते हैं। सुना है तुम्हारे शहर में लोग मयत को भी कंधा नहीं देते। सुना है तुम्हारे शहर में लोग मयत को भी कंधा नहीं देते, हमारे गांव में तो सब छप्पर भी मिलकर उठाते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की ओर देखते हुए वर्तमान में ना जाने कितने ही लोग इस शहर गाँव के द्वंद्व में फंसे हुए हैं। भारत की स्थिति इस संबंध में चिंताजनक इसलिए है क्योंकि मशहूर ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म मैकेंजी के अनुसार एक और जहाँ विकसित देशों में शहर से गाँव की ओर पलायन हो रहा है, वहीं भारत में आज भी गाँव से शहर की ओर पलायन निरंतर गतिशील है। इस संबंध एक विचार यह भी हो सकता है कि लोगों को इस द्वंद्व से बाहर निकाला जाए। हालांकि ऐसा संभव भी है यदि स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट विलेज की संकल्पना को साकार किया जाए। इस संबंध नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से उन मुख्य कारकों को चिन्हित कर तत्संबंधित योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है जिनके कारण लोग इस द्वंद्व में फंसते हैं। लेकिन इन्हें लागू करने के उपरांत ऐसी संभावना की जा सकती है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समृद्धि के वातावरण का निर्माण हो सकेगा और शहरी गाँव द्वंद्व का समाधान संभव हो सकेगा। अब यहाँ देखिए क्या इसमें जो कहा गरीबी और जलवायु परिवर्तन से लड़ाई विकासशील देशों की चुनौती। दूसरा जो यहाँ पे निबंध है वो है गरीबी और जलवायु परिवर्तन से लड़ाई विकासशील देशों के लिए एक चुनौती। इसमें देखिए गरीबी और जलवायु परिवर्तन से विकासशील देशों की एक चुनौती। देखिए विकास की अंधी दौड़ डगर को छोड़ हमी को ली लही। विकास की अंधी दौड़ डगर को छोड़ हमी को ली लही। कहाँ हुई कुछ भूल, कहाँ कुछ ढील रही। यहाँ धुआं वहाँ धुआं, धुएं किस गुब्बारे में जिंदगी है सुलग रही। देखिए विकास की अंधी दौड़ डगर को छोड़ हमी को ली लही। कहाँ हुई कुछ भूल, कहाँ कुछ ढील रही। यहाँ धुआं वहाँ धुआं, धुएं की इस गुब्बारे में जिंदगी है सुलग रही। अब यहाँ देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखा गया, इसमें आपको देख लेते थोड़ा सा।
देखो उसी बात यहाँ कहा गया कि भूमंडीकरण के इस दौर में विकास के बढ़ते प्रतिमानों ने देशों के मध्य की खाइयों को और चौड़ा कर दिया है, जिसने विश्व पटल पर एक जंग सी छेड़ दी तथा सभ्य समाज और बौद्धिक व्यक्तियों को सतत विकास जैसी अवधारणाओं पर चिंतन मनन को मजबूर कर दिया है। विकास की इस अंधी दौर में पिछड़ गए देशों, विशेषकर गरीब तथा विकासशील मुल्कों के समक्ष जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां तो और भी ज़्यादा गंभीर परिणाम लाने वाली प्रतीत हो रही है। प्रतीत हो रही है कि आज संसार के समान देखिए आज संसार के समस्त विकासशील देशों के सामने यक्ष प्रश्न यह है कि किस तरह का विकास प्रतिमान अपनाया जाए ताकि गरीबी से निजात हो सके, साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलित हो सके। बढ़ती जरूरतों तथा घटते संसाधनों को देखते हुए यह कार्य मुश्किल जरूर प्रतीत होता है, परंतु असंभव नहीं। गांधी जी का भी मानना था, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकती है परंतु लालसाओं की कदापि नहीं। देखिए क्योंकि लालसाएं तो कुकुर मुत्ते की भांति सदा बढ़ती ही जाती है, इसलिए संतोष भाव जरूरी है। कहा भी गया है कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही वही शहंशाह। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। देखिए चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। विकास के गलत तरीकों सब कुछ हड़पने की चाह, प्रकृति विनाश, भौतिकवादी जीवन शैली, बढ़ती जनसंख्या जैसे कारकों ने असंतुलित विकास को बढ़ाया है तथा संसार को दो भागों में बांट दिया है, विकसित बनाम विकासशील तथा अमीर बनाम गरीब। हैरत की बात तो यह है कि विकसित देशों को उत्सर्जन एवं वैश्विक तापन से जलवायु परिवर्तन जैसी आपदाओं का संहारक भी इन गरीब विकासशीलों को ही बनना पड़ता है। इस राय को चुनौती मानने के पीछे कई वजह सामने आती है। यथा विकासशील देशों के पास एक और जहां नूतन तकनीकों का अभाव है, वहीं दूसरी तरफ अनियोजित जनसंख्या वृद्धि के चलते निरंतर बढ़ता जनसंख्या दबाव है। इसी तरह इन देशों की अवस्थिति या तो भूमध्य रेखा के आसपास या फिर तटवर्ती या द्वीपीय है, जिसके चलते जलवायु परिवर्तन के चलते ज़्यादा प्रभावित होने की आशंका है। उदाहरण के तौर पर मालदीव का काफ़ी हिस्सा जलमग्न हो चुका है। ये विकासशील देश आज भी खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते बाढ़, सूखा जैसी आपदाएं त्राही मचा सकती है। वैसे भी इन देशों के पास शुष्क कृषि भूमि, समुद्री कृषि जैसी आधुनिक तकनीकें भी नहीं है। विकासशील देश अभी विकास के पथ पर अग्रसर हुए ही हैं। वैश्विक समस्याओं ने इनको रथ की दिशा बदलने को मजबूर कर दिया है। अब यहाँ देखिए कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदले, किनारे बदले जाएंगे। यहाँ देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया, कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। परंतु यह भी सब विदित है कि चुनौतियाँ हमेशा अवसर लेकर आती है और इस तरह आज विकासशील देश दो राह पर खड़े जरूर है, परंतु जिंदा रहने का परिवर्तन जरूरी है। इस दिशा में अभी तक काफ़ी प्रयास किए भी गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 वर्ष में आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन अभी समय में देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसमें स्वच्छ तकनीक हस्तांतरण तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु $100 अरब का कोष निर्माण प्रमुख है। यही नहीं, इजराइल की शुष्क कृषि पद्धति हो, बेल्जियम की समुद्री कृषि या फिर जापान की अद्भुत गृह निर्माण तकनीक हो अथवा इसरो की पार्क सैटेलाइट हो, ये सब भविष्य में उम्मीद की चिरागे जलाती है। उपयुक्त प्रयास गरीबी को अमीरी में बदलने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन में उपयुक्त प्रयास देखिए यहाँ पर क्या उपयुक्त प्रयास गरीबी को अमीरी में बदलने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन में पर्याप्त प्रतीत नहीं होता दिखता। अतः सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन लाने वाले कारणों का समाधान राष्ट्रों में क्षमता निर्माण पर बल दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या इस बाबत जहाँ हरित गृह गैसों को उत्सर्जन में कमी लाना प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, वहीं कृषि क्षेत्र जलवायु अनुकूलित बीज सिंचाई का विकास भी राष्ट्रों को तटों की सुविधा घटाने के लिए तटों पर वृक्षारोपण करना अति आवश्यक है। साथ ही विकास के आयाम भी बदलने की जरूरत है। त्वरित विकास का स्थान पर सतत विकास और समृद्धि की जगह समावेशी विकास प्रशंसनीय है। ऊर्जा के नवीनीकृत स्रोत यथा सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा का प्रचलन बढ़ाना, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना भी समय की मांग है। जिस तरह भारत ने अपने यहाँ 2022 तक 175 मेगावाट नवीनीकृत ऊर्जा
नवीनीकृत ऊर्जा अपनाने का लक्ष्य रखा है। बाकी देश भी इसी तरह लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। देखिए पेयजल संरक्षण, देखिए पेयजल संरक्षण, सिंचाई की न्यूनतम पद्धतियाँ, स्प्रिंकलर या ड्रिप, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, विद्युत चालित वाहनों का अधिक प्रयोग, नाभिकीय ऊर्जा आधारित संयंत्र, वर्षा जल संरक्षण, जीवन पद्धति में यथोचित बदलाव के साथ साथ बृहत पैमाने पर वृक्षारोपण समस्या समाधान में रामबाण औषधि निभा सकते हैं। ताकि कंक्रीट के बढ़ते जंगलों को रोककर प्राकृतिक अनुपम छटा बिखेरी जा सकती है। चूंकि अब वैश्विक समस्या, अतः इसके समाधान हेतु जागरूकता के साथ साथ वैश्विक प्रयासों की जरूरत है। इस हेतु अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय तीनों स्तरों पर सजग एवं सचेत रहते हुए निरंतर कार्य करना होगा। विभिन्न विभागों में समन्वय के साथ ही विभिन्न विभागों में आपको समन्वय के साथ ही भोगवादी प्रवृत्ति को तिलांजलि देनी होगी, अन्यथा यह विपदा का रूप ग्रहण कर लेगी, मानवता को काल के गाल में समा देगी, मानव के नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। अतः नूतन तकनीकों के साथ विकास का रास्ता बदलना ही होगा एवं सतत विकास को केंद्र में रखकर समावेशी विकास को बढ़ाना होगा। इसके थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, देखिए इसके थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली तथा प्रकृति के साथ प्रगति पर बल देने की जरूरत है। पर्यावरण मित्र तकनीकों के साथ भुंजिथा अर्थात ईसावास्योपनिषद को आत्मसात करना होगा तथा विकासशील राष्ट्रों के हाथ पर हाथ धरे रख हताश एवं उदास होने के बजाय सकारात्मक सोच उम्मीद के साथ समन्वयकारी प्रयास करने होंगे तथा विकासशील राष्ट्रों के हाथ पर हाथ धरे रख हताश एवं उदास होने के बजाय सकारात्मक सोच उम्मीद के साथ समन्वयकारी प्रयास करने होंगे। माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है, माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए राष्ट्र के भाग का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षा में होता है। यहाँ पर राष्ट्र के भाग का यहाँ जो कहा गया है, देखिए राष्ट्र के भाग का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षा में होता है। इसमें देखिए हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब यहाँ देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया, देखिए हम बहुत अच्छी बात करें, राष्ट्र के भाग का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षा में होता है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चे संभाल के। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया कि 50 दशक ऐतिहासिक फिल्म जागृति का उक्त लोकप्रिय गीत राष्ट्रवाद एवं राष्ट्र प्रेम को भावी पीढ़ी के कर्णधारों के हृदय में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। वस्तु बच्चे राष्ट्र के भाग निर्माता होते हैं जिनका निर्माण शिक्षकों द्वारा कक्षा में ही होता रहा है। महान राष्ट्रों का जन्म महती कक्षाओं द्वारा होता रहा है। अगर हम विश्लेषण के क्रम ऐतिहासिक कालखंडों को दृष्टिपात करें तो राष्ट्र के भाग निर्धारक स्पष्ट रूप से कक्षाओं में दिखेगा। वैदिक युग में गुरु एवं शिष्य, देखिए वैदिक युग में गुरु एवं शिष्य साथ साथ उदोपासना करते। वैदिक युग में गुरु एवं शिष्य साथ साथ उदोसना करते हैं। वह राष्ट्रीय जागरियाम अर्थात हम सब मिलकर राष्ट्र को जगाते हैं। राष्ट्र के भाग के स्वरूप के निर्माण में प्रथम चरण यही है कि राष्ट्र का भाव उत्पन्न हो। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक विरासत, संस्कृति, उन्नति के प्रति अविचल सहकार उत्पन्न हो। इसकी नींव एक कक्षा में शिक्षक ही देता है। देखिए यहाँ पर राष्ट्र की रक्षा, देखिए राष्ट्र की रक्षा, तो यहाँ पर जो खास बात कही गई, देखिए राष्ट्र की रक्षा अखंडता एवं सशक्तिकरण, राष्ट्र की रक्षा अखंडता एवं सशक्तिकरण राष्ट्र के भाग को सुदृढ़ता प्रदान करता है। भारतीय इतिहास में यूनानी आक्रमण के समय तक्षशिला गुरुकुल में तत्कालीन शिक्षक कचानक द्वारा छात्रों के बीच हम करें राष्ट्र आराधन का जयघोष राष्ट्रवाद की अद्वितीय पाठशाला थी, जिसे पढ़कर छात्र चंद्रगुप्त ने गंधार से मगध तक संपूर्ण भारत राष्ट्र को एक सूत्र में निबद्ध किया। वर्तमान युग में जब हमारे विश्वविद्यालय में राष्ट्रवाद पर विकृत आभास सुनाई दे रही है तथा कथित राष्ट्र विरोधी नारों का पुष्ट अथवा अपुष्ट आरोप लग रहे हैं, तब 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित राष्ट्रीय विद्यापीठ शहर सामने आते हैं, जहां राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्कर्ष तत्कालीन कक्षाओं का ध्येय था।
स्वतंत्रता पश्चात देखिए स्वतंत्रता पश्चात भारत राष्ट्र के भावी देखिए स्वतंत्रता पश्चात भारत राष्ट्र के भावी भविष्य के शिल्पी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू कक्षाओं के राष्ट्र निर्माण में अभूतपूर्व क्षमता को सहज ही पहचान कर उन्होंने भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाने के अमेरिका के MIT की तर्ज पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करवाया। खड़गपुर IIT की स्थापना अतिथि खड़गपुर IIT की स्थापना के अतिथि भाषण में पंडित नेहरू ने भारत को वैज्ञानिक महाशक्ति बनने का दायित्व IIT की कक्षा शिक्षक एवं छात्रों को सौंपा। आज भारत अंतरिक्ष महाशक्ति है तो इसके मूल में विक्रम साराभाई सतीश धवन जैसे मनस्वियों द्वारा विकसित इसरो है। मनस्वियों द्वारा विकसित इसरो है जिसकी कक्षा प्रयोगशाला में चंद्रमा मंगल तथा भारतीय तिरंगों को लहराए। होमी भाभा के शाश्वत साधना स्तरीय BRC के कारण ही भारत परमाणु शक्ति बन सका है। आज IT शक्ति के रूप में भारत उम्दा IT इंजीनियरों का ऋणी है। फिर देखिए आज राष्ट्र के रूप में अमेरिका आर्थिक महाशक्ति है जिसका मूल आधार असंख्य अमेरिकी विश्वविद्यालय शोध संस्थाएं हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का MBA कार्यक्रम विश्व स्तरीय व्यावसायिक प्रबंधकों की ब्रीडिंग ग्राउंड रही है जिसने लाखों बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा संपूर्ण विश्व पर आर्थिक प्रभाव उत्पन्न किया है। शोध एवं विकास पर भारी धनराशि व्यय द्वारा अमेरिका चीन रूस ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानक मस्तिष्क तैयार किए हैं। राष्ट्र का भाग तभी उन्नत विकसित एवं उज्ज्वल बनता है जब वहाँ के छात्र न्याय समता बंधुत्व के प्रति अविचल प्रतिबद्धता रखें। 1916 में BHU की स्थापना भाषण में गांधी जी ने उच्च वर्गीय भारतीयों के आत्म केंद्रित जीवन की आलोचना की और छात्रों को पद दलित वंचित देशवासियों के प्रति प्रानुभूति एवं भारतीत्व का भाव रखने पर बल दिया। शिक्षा द्वारा राष्ट्र निर्माण का जीवंत उदाहरण हमें डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन एवं संदेश द्वारा सहज रूप से मिलता है। हाल में घोषित नई शिक्षा नीति ड्राफ्ट 2019 में भी राष्ट्र निर्माण की रीढ़ शिक्षा को बताकर बालकों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं संस्कृति से सुदृढ़ सहकार को अनिवार्य बताया गया। महात्मा गांधी की वर्धा योजना एवं बुनियादी तालीम का उद्देश्य भी एक कर्मशील चरित्रवान कुशल एवं रोजगारोन्मुख छात्र तैयार करना था तो एक जीवंत राष्ट्र की नींव थी। 1960-80 देखिए यहाँ पर क्या 1960-80 के बीच चीन में घटित महान सांस्कृतिक क्रांति वैज्ञानिक प्रयोगशाला खेत कारखानों को एक सूत्र में बांधकर सक्रिय अग्रगामी एवं प्रतिबद्ध नीति क्रियान्वयन करवाया। एक विश्वविद्यालय छात्र के रूप में वर्तमान राष्ट्रपति मी सी जिनपिंग को भी खेतों में काम करना पड़ा। इन अद्वितीय महान कक्षाओं के कोख से आज का विश्व शक्ति चीन उत्पन्न हुआ। समय के प्रतिपालन अनुशासन कर्तव्य बोध तथा राष्ट्र प्रेम की घुट्टी जापान की कक्षाओं की मूल विषय वस्तु देखिए। समय के प्रतिपालन अनुशासन कर्तव्य बोध के समय के प्रतिपालन अनुशासन कर्तव्य बोध तथा राष्ट्र प्रेम की घुट्टी जापान कक्षाओं की मूल विषय वस्तु है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के पराजित एवं बर्बाद राष्ट्र जापान को आर्थिक महाशक्ति बना डाला। पिछले विश्लेषणों द्वारा कक्षाओं का राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योगदान को भलीभांति विवेचित एवं परिचित किया गया किंतु विश्लेषण का दूसरा पक्ष भी विचारणीय है। अब के वर्तमान समय में यहाँ देखिए क्या वर्तमान समय में कक्षाएं विषय को रटने मात्र देखिए वर्तमान समय में कक्षाएं विषयों को रटने मात्र पर ध्यान देकर नवविचार शोध को हतोत्साहित कर रही है। भारी विशाल पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता की कमी है। यह बालकों को उत्तम नागरिक के रूप में न ढालकर एक रटंत तोता बना रहा है। पंचतंत्र में इस रटंत विद्या की निरर्थकता को कुछ इस रूप में स्पष्ट किया गया है। यथा खरस्त नंदन भारवाही भारस्य वेता देखिए यथा खरस्त नंदन भारवाही भारस्य वेता ना तू चंदनाय। अर्थात चंदन को बोझा मानकर ढोने वाला गधा केवल बोझ जानता है, चंदन नहीं। चंदन को बोझा मानकर ढोने वाला गधा केवल बोझ जानता है, चंदन नहीं।
देखिए वर्तमान कक्षाएं देखिए वर्तमान कक्षाएं बंधुत्व प्रेम अनुशासन। देखिए वर्तमान कक्षाएं बंधुत्व प्रेम अनुशासन करुणा जैसे पाठ नासिका का अन्य प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या हिंसा सिखाकर राष्ट्र के भविष्य को अंधकार में बना रहा है। गुरुग्राम के स्कूल में 6 वर्ष के बालक की 10 वर्ष के बालक के द्वारा हत्या इस भयावह भविष्य का संकेतक है। आज हमारे विश्वविद्यालय हड़ताल हिंसा जातीय भेदभाव आपत्तिजनक नारों जैसी विकृतियों का सामना कर रहे हैं। पायल तन्वी रोहित वेमुला आत्महत्या के रूप में हमारी कक्षाओं में अनगिनत एकलव्यों की बलि चल रही है, जो संवैधानिक न्याय बंधुत्व समता के अधिकारों को झुठला रहे हैं। प्राचीन गुरुकुल में यहाँ देखिए क्या कि प्राचीन गुरुकुल में गुरु शिष्य मिलकर तेजस्विना वधित मस्तु या देखिए प्राचीन गुरुकुल में गुरु शिष्य मिलकर तेजस्विना वधित मस्तु माँ विदिशावे हमारा देखिए तेजस्विना वधित मस्तु माँ विदिशावे हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, हम द्वेष ना करें के रूप में उच्च आलस्युक्त थी, किंतु आज मोटे कैपिटेशन फीस नियुक्तियों में ध्यान दी भ्रष्टाचार के बोझ में दबता दिखाई दे रहा। हमारे कॉलेज विश्वविद्यालय रोजगार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदर्शन देने में पीछे हैं। एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार 70% से अधिक इंजीनियर रोजगार योग्य नहीं है। 70% साक्षरता के बावजूद 90% जनसंख्या कौशल प्राप्त नहीं है। यह स्थिति एक बेरोजगार भारत को उत्पन्न कर रहा है। 45 वर्षों में सर्वाधिक बेरोजगारी के आंकड़े 8% गंभीर स्थिति का संकेतक है। विशेष रूप से चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में हमारी कक्षाएं गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकास में पिछड़ रही है। कक्षाओं को नैतिकता सहिष्णुता अनुशासन से कटाव केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व की समस्या है। अमेरिका में कक्षाओं में गोलीकांड बढ़ता ISIS आतंकवादी कट्टरपंथी भाव इसका उदाहरण है। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन प्रदूषण पर्यावरण संकट बढ़ता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन प्रदूषण पर्यावरण संकट बढ़ता जा रहा है, किंतु हमारी कक्षाएं पर्याप्त अनुक्रिया प्रदान नहीं कर पा रही है। उक्त विश्लेषण स्पष्ट है कि हमारी कक्षा राष्ट्र के भाग के निर्माण का दायित्व उत्कृष्ट तरीके से अब तक नहीं निभा पाई है। सारांशतः देखिए यह कहना समीचीन होगा कि उक्त कमियों के बावजूद सभ्यता के विकास से आज तक कक्षाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। कक्षाओं ने चरित्र निर्माण कौशल निर्माण मेघा निर्माण द्वारा बालकों के कंधों को राष्ट्र के दायित्वों को उठाने के लायक बनाया है। भारत सहित अधिकांश राष्ट्रों निर्माण अब तक संपूर्ण रूप से नहीं हो सका। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भूख भय बीमारी अज्ञान से पूर्ण मुक्ति को भारत की नीति कहा है। देखिए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण पर भूख भय बीमारी अज्ञान से पूर्ण मुक्ति को भारत की नियति कहा है। हमारी कक्षा उस महान नियति से साक्षात्कार हेतु प्रमुखतम साधन है। देखिए आवश्यकता देखिए यहाँ पर क्या कि आवश्यकता इस बात की है कि अपनी कक्षाओं को अधिक चरित्र निर्माणकारी कारखाना बनाया जाए, जहाँ अद्वितीय मेघा उत्कृष्ट नवाचार अथक परिश्रम करुणा युक्त हृदय लोकतांत्रिक विचार संरचना का निर्माण हो। यहाँ से बच्चे राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक प्रौद्योगिकी उत्कर्ष की नई गाथा लिखेंगे, जो न केवल अपने राष्ट्रवासी अपितु संपूर्ण मानवता जल चेतन पर्यावरण की सुरक्षा एवं उत्कर्ष को सुनिश्चित करेंगे। इस अद्वितीय उदार चेतना को एक पंक्ति में इस भाव के रूप में व्यक्त किया जा सके। सर्वभवन्तु सुखिन सर्व सन्तु निरामया। देखिए सर्वभवन्तु सुखिन सर्व सन्तु निरामया। सर्वभवन्तु सुखिन सर्व सन्तु निरामया। सर्वभरदानि पश्यन्ति मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। एक बहुत अच्छा यहाँ पर है कि सर्वभवन्तु सुखिन। देखिए सर्वभवन्तु सुखिन सर्व सन्तु निरामया। सर्वभवन्तु सुखिन सर्व सन्तु निरामया। सर्वभवन्तु सुखिन सर्व सन्तु निरामया। सर्वभरदानि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वभवन्तु सुखिन। देखिए सर्वभवन्तु सुखिन सर्व सन्तु निरामया। सर्वभरदानि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वभवन्तु सुखिन सर्व सन्तु निरामया। सर्वभरदानि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि अब एक अगला हम देखें क्या कि प्रारंभिक बाल अवस्था में विकास संकल्प समस्या तथा आगे की राह। प्रारंभिक बाल अवस्था में विकास संकल्प समस्या तथा आगे की राह की बात यहाँ पर आपको है। एक बहुत अच्छी यहाँ पर कहा गया क्या कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था में विकास संकल्प समस्या तथा आगे की राह।
प्रारंभिक बाल अवस्था विकास संकल्प समस्या तथा आगे की राह यहाँ पर कहा गया। मोहम्मद मुश्ताक ने कहा, यहाँ देखिए क्या है कि प्रेम सुख और उसकी पत्नी अंजलि अपने आने वाले बच्चों को लेकर बेहद रोमांचित है। दोनों का मानना है कि उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। अभी से ही बच्चे को किस प्ले स्कूल में 2 साल की उम्र में ही डालना है यह तय हो चुका है। दोनों अपने बच्चों को एक सफल इंजीनियर बनाने के लिए सारी तैयारियां कर चुके हैं। इस तरह पैदा होने से पहले ही बच्चे का लिंग भविष्य क्या होगा यह तय हो चुका है। आज के समाज की इस मनोवृत्ति यथार्थ हमारे मन में कई प्रश्न उठाते हैं, जैसे प्रारंभिक बाल अवस्था क्या है, इसका मानव के संपूर्ण विकास में क्या महत्व है, इसके लिए हमारा संकल्प क्या था, यह उचित है क्या। इसके मार्ग में समस्याएं कौन कौन सी है, हमारी तैयारी इसकी दिशा में क्या है। क्या प्रारंभिक बाल अवस्था तक ही हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए ध्यान, क्या हमें प्रारंभिक बाल अवस्था तक ही क्या प्रारंभिक बाल अवस्था तक। देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात कहा कि प्रारंभिक बाल अवस्था विकास संकल्प समस्या तक आगे की राह, इसमें हो चुका था यहाँ तक। इसमें देखिए इसमें जो कहा कि उसको समझिए, इस तरह पैदा होने से पहले ही बच्चे का लिंग भविष्य क्या होगा यह तय हो चुका। आज के समाज की इस मनोवृत्ति यथार्थ हमारे मन में कई प्रश्न उठाते हैं, जैसे प्रारंभिक बाल अवस्था क्या है, इसका मानव के संपूर्ण विकास में क्या महत्व है, इसके लिए हमारा संकल्प क्या है। इसके लिए हमारा संकल्प क्या है तथा यह उचित है क्या। इसके मार्ग में समस्याएं कौन कौन सी है, हमारी तैयारी इसकी दिशा में क्या है। क्या प्रारंभिक बाल अवस्था तक ही हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए ध्यान देना चाहिए, या आगे युवा अवस्था प्रौढ़ावस्था तक की रणनीति को बेहतर बनाने की जरूरत है। देखिए उपरोक्त सभी प्रश्नों का समग्रता पूर्णता निष्पक्षता के साथ विश्लेषण के बाद ही हम अंतिम किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक बाल अवस्था तात्पर्य 0 से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को माना जाता है। इस उम्र में बच्चों का अपनी माँ के गर्भ में 9 माह रहने के बाद पहली बार उसका स्पर्श सांसारिक जीवन से होता है। बच्चे की बाल अवस्था माँ बाप के प्रेम स्नेह वात्सल्य परिधि में व्यतीत होती है। यह वह उम्र है जब बच्चा पूरी तरह अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर रहता है। देखिए वह जीवन जीना सीखता है, वह संबंधों को पहचानता है, वह तमाम उम्र मानवीय मूल्यों का या तो अनुसरण करता है या सीखता है जो हमारा समाज उससे अपेक्षा करता है। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि बच्चे ही आधुनिक भारत के निर्माता होंगे। बच्चों के लिए कार्य करने वाले कई संस्थाओं का शोध हमें बताता है कि बच्चों की अभिवृद्धि बौद्धिकता अभिश्रमता उनके मूल्यों का विकास काफ़ी हद तक इसी प्रारंभिक बाल अवस्था में हो जाता है। इसी नींव पर वे अपने जीवन की इमारत को तैयार करते हैं। फिर देखिए इस महत्व को भारतीय संस्कृति इतिहास में शुरू से स्वीकार किया जाता रहा है। इससे तो कहा जाता है कि बच्चे एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं, आप इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। यह भारत ही नहीं, यूरोप अमेरिका जैसे देशों में भी बच्चों के बचपन को सुरक्षित बनाने तथा उनको एक बेहतर इंसान बनाने में इस अवस्था के महत्व को समझा गया है तथा इसको सुरक्षित बनाने हेतु प्रयास भी बहुत किए गए हैं। यही वजह है कि आज बच्चों में जागरूकता का स्तर इतना ज़्यादा है कि थोड़ा सा डांटने पर भी ये सीधे पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगते हैं। लेकिन आज इस प्रारंभिक बालावस्था की स्थिति के ऊपर हम नज़र डालते हैं तो यहाँ बचपन तो तमाम तरह की अपेक्षाओं दबावों सफलता प्राप्ति के दबाव से दबता जा रहा है। बहुआयामी तरह की समस्याओं ने तो बचपन को बच्चों से छीन ही लिया है। देखिए जन्म के समय की समस्या यहाँ पर देखिए क्या, जन्म के समय की समस्या यहाँ पर देखिए, यदि बेटी है तो गर्भ में ही मार दिया जाने के नकारात्मक अभिवृद्धि का विकास इसने जीवन के अधिकारों को छीन लिया है। शिक्षा संबंधी समस्याओं की बात यहाँ पर की गई, आपको किए गए। बच्चों को प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे ले जाने के 2 साल से कम उम्र में ही प्री स्कूलिंग हेतु तैयार कराया जाना, उसकी रुचि पसंद को ना जानते हुए अपने मूल्यों को उसके ऊपर थोपते जाना, सबसे बढ़कर इस उम्र में प्रेम सहयोग मातृत्व पितृ लाभ से बच्चे लगातार वंचित होते जा रहे हैं।
सबसे बढ़कर इस उम्र में प्रेम, सहयोग, मातृत्व, पितृत्व लाभ से बच्चे लगातार वंचित होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखिए, समाज में एक तरफ तो अमीर मध्यम वर्ग के परिवार, गर्भवती महिला के आहार पोषण, बच्चों के टीकाकरण, उसके स्वच्छता, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के तमाम उपाय को करता है। तो दूसरी तरफ 23% बीपीएल परिवार, गरीबी, बेरोजगारी, क्रय शक्ति की निम्नता के कारण निम्नता कारण 2 जून की रोटी को भी तरसता है। इसके लिए बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, गर्भवती महिलाओं के ऊपर ध्यान दें तथा बच्चे के भविष्य को लेकर ना तो कोई चिंता होती है और ना ही इनकी क्षमता ही होती है। इनका तो बस यह मानना होता है कि घर में कमाने वाला 2 हाथ और बढ़ जाएगा। अब देखिए, बच्चों की सुरक्षा की बात देखिए, इस संदर्भ में तो हमारी चिंता और बढ़ जाती है। चाहे शहरी बच्चा हो या ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा, उसको सभी जगह कई तरह के शोषण, हिंसा, उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि बाल अवस्था में बच्चों के साथ बलात्कार, हत्या, मारपीट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यौन उत्पीड़न की घटनाओं में तो 90% से अधिक मामले में बच्चों के परिवार पहचान वाले ही शामिल है। अर्थात अपने घर में ही बचपन सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 की रिपोर्ट तो हमें और डरा ही देती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 की रिपोर्ट तो हमें और डरा देती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 की रिपोर्ट तो हमें और डरा देती है कि बचपन को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। जब हर दूसरी माँ खून की कमी से ग्रसित है, स्टंटिंग 37%, लगभग 2.8% है। IMR 39 प्रति हज़ार, तो लगभग MMR 167 प्रति लाख है। देखिए यहाँ पर क्या कि कुपोषण की समस्या इतनी गंभीर है कि हमारी तुलना सब सहारण क्षेत्र से की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 119 देशों में 100वां स्थान भारत पर है। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, पाकिस्तान भी हमसे बहुत आगे हैं। इस तरह बाल अवस्था के संकट का दायरा बहुआयामी है। बचपन ना तो घर में, ना ही स्कूलों में, ना तो टैक्सी में, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सबसे बढ़कर माता पिता के द्वारा अपने मूल्यों के थोपे जाने से बच्चों से उनका बचपन ही छीनता जा रहा है। हालांकि ग्रामीण, शहरी, अमीर, गरीब, वंचित तबकों, दिव्यांग बच्चों के साथ उपरोक्त समस्याओं की गंभीरता का स्तर अलग अलग है। यही वजह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बचपन को सुरक्षित रखने के संवैधानिक प्रावधान किए थे। अनुच्छेद 14-15 समानता का अधिकार, किसी तरह के भेदभाव से मुक्ति, 21 के तहत गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 46 के तहत शैक्षणिक अधिकार, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों के हितों की रक्षा, 86वें संविधान संशोधन के बाद 6 से 14 वर्षों के बच्चों हेतु शिक्षा का अधिकार, तो अनुच्छेद 350A के तहत मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा था। इसके लिए अलग से अधिकारी को नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसके लिए कई कदम उठा रही है, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, परिवार नियोजन कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, ICDS कार्यक्रम के तहत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण, अल्प पोषण प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, रैप्टर सर्विसेज के द्वारा टीकाकरण अल्प पोषण प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, रैप्टर सर्विसेज के द्वारा टीकाकरण अल्प पोषण प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, रैप्टर सर्विसेज के द्वारा बचपन को सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है। वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा दीदी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभिक बालावस्था को सुरक्षित बनाने हेतु निरंतर जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कानून जैसे पॉक्सको, POCSO, पॉक्सको एक्ट 2012, विभिन्न आयोगों जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बच्चों के हितों की सुरक्षा हेतु बाल संरक्षण आयोग इत्यादि के द्वारा सरकार बाल अवस्था को सुरक्षित बनाने का नित्य प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य हेतु संपूर्ण टीकाकरण अभियान RMNCA, एक बूंद जिंदगी के द्वारा पोलियो की खुराक, विकलांग बच्चों के अतिरिक्त सुविधा, मातृत्व लाभ योजना के तहत 28 सप्ताह माताओं एवं 12 सप्ताह पिता को सवैतनिक अवकाश के द्वारा सरकार बचपन को सुरक्षित बनाने पर जोर दे रही है। साथ ही पारिवारिक मूल्यों में नैतिकता का प्रसार, बच्चों को मूल्यों की शिक्षा हेतु आधुनिक शिक्षा नीति 2016 के मसौदे में भी कई प्रावधान किए गए हैं। इस
तरह प्रारंभिक बाल्यावस्था को सुरक्षित करने हेतु बहुआयामी स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था के ऊपर ध्यान से केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था के ऊपर ध्यान से ही एक बेहतर नागरिक बनने का सपना पूरा नहीं हो जाएगा। हमें बच्चों की बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, युवावस्था, वृद्धावस्था सभी को जीवन के महत्वपूर्ण चरण के रूप में एकीकृत करने तथा हर युवा की जरूरतों के अनुभव कार्यक्रम नीति कानून बनाने की जरूरत है। साथ ही जब हम माता पिता की भूमिका में आएँ तो उन गलतियों से बचना होगा जो हमारे साथ हुआ। इस तरह सारांशतः यह कहना उचित होगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था किसी इमारत की वह नींव है जो उसको जीवन में आने वाले तमाम तूफानों कठिनाइयों से जूझने की ताकत क्षमता दृष्टिकोण देता है। अतः इस बचपन को जीना हमें अपने बच्चों को सिखाना ही होगा। इनको मशीन बनाने रेस के अभी से ही तैयार करने के दबाव से बाहर निकाल कर उनके साथ खेलना, बातें करना, मस्ती करना, समय बिताना सबसे जरूरी है। आज के कामकाजी माता पिता के युग में यह और जरूरी होता जा रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी विकास के द्वारा सभी बच्चों को सुरक्षित रखने हेतु सरकार, समाज, परिवार सभी को समग्र रूप से सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। तभी एक विकसित भारत बनने का सपना वास्तव में फलीभूत हो पाएगा। अब आपको देखिए क्या एक आगे यहाँ पर जो आपको है क्या कि देखिए सॉफ्ट पावर भारत की शक्ति है, कमजोरी नहीं। सॉफ्ट पावर भारत की शक्ति है, कमजोरी नहीं। देखिए पैदाइशी किस्मत बदल चुकी है, जिस तरह भूगोल और प्रतिभा का संबंध बदल चुका है, प्राकृतिक प्रतिभा भूगोल पर भारी पड़ने लगी है। देखिए पैदाइशी किस्मत बदल चुकी है, जिस तरह भूगोल और प्रतिभा का पूरा संबंध बदल चुका है, प्राकृतिक प्रतिभा भूगोल पर भारी पड़ने लगी है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स द्वारा कहा गया उक्त वक्तव्य वर्तमान विश्व परिदृश्य की ओर संकेत कर रहा है, जहाँ एक ध्रुवीय विश्व की संकल्पना समाप्त होती नजर आ रही है। जर्मनी की दीवार काफ़ी पहले ढह चुकी थी। बहुत ध्रुवीय विश्व की संकल्पना के साथ भारत इसमें भाग लेने का सामर्थ्य रखता है। वैश्वीकरण के दौर में जहां पूरा विश्व एक गांव में तब्दील होता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी वर्चस्व की धीरे धीरे समाप्ति हो रही है। भारत, चीन, जापान से एशियाई देश वैश्विक पटल पर आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसमें भारत की सॉफ्ट पावर को वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। देखिए सॉफ्ट पावर से तात्पर्य किसी देश की वैचारिक सांस्कृतिक शक्ति से है, जिसके द्वारा एक देश दूसरे देशों से बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके द्वारा संबंधों को सुधारने, उन्हें मजबूत करने तथा बेहतर बनाने का कार्य किया जाता है, जिसके तहत सांस्कृतिक, धार्मिक, वैचारिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में सॉफ्ट पावर के जरिए हार्ड पावर को सीमित करके दो देश अपने संबंधों को आर्थिक सामरिक हितों से ऊपर उठाकर ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। देखिए आप क्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सॉफ्ट पावर सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देती है, जहां लोगों का संबंध विलमन माखन मेलुहा मिस्र, सीरिया, मेसोपोटामिया के लोगों से था। सिंधु नगर निर्माण में इन सभ्यताओं के कुछ तत्व नजर आते हैं। मौर्य काल में अशोक ने धर्म नीति के सहारे एक बड़े साम्राज्य को सुदृढ़ बनाए रखा। उसने श्रीलंका, चीन तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में इस नीति का प्रसार कर सॉफ्ट पावर के जरिए संबंधों को प्रगाढ़ किया। गुप्त काल में कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर स्थापित करा कि नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। अभिलेखों में श्री विजय के शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में दान के संकेत है, जहाँ अनेक देशों से विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने आते थे। देखिए यहाँ पर क्या कि इतिहास से परे भौगोलिक दृष्टि से देखने पर सॉफ्ट पावर बढ़ने से दो देश सीमाओं की रक्षा के प्रति चिंता के दायित्व से मुक्ति पा लेते हैं। जैसे नेपाल एवं म्यांमार सीमा में आवागमन वैश्विक स्तर पर यूरोपियन यूनियन इनका सबसे उदाहरण है। नागरिकों की मुक्त आवाजाही से जहाँ एक और समरसता, सद्भावना, भाईचारा, बंधुत्व, समानता का भाव विकसित होता है, वहीं दूसरी ओर दो सरकारों के मध्य संबंध और ज़्यादा मजबूत होते हैं। देखिए सॉफ्ट पावर के कारण किसी देश की छवि विश्व पटल पर अच्छे ढंग से उभरती है। इस कारण देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल तैयार होता है।
तैयार होता है, जिससे ज़्यादा निवेश आकर्षित होता है। इस प्रकार विकास दर बढ़ती है, क्योंकि पावर में तीव्र बढ़ोतरी होती है पर्यटन पावर के जरिए। देखिए, पर्यटन पावर के जरिए अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन के द्वारा विदेशी एवं देशी पर्यटक एक दूसरे की संस्कृति को नज़दीक से महसूस करते हैं। सामाजिक सामाजिक परिदृश्य से देखें तो सॉफ्ट पावर से सांस्कृतिक विविधता में होती है। सामाजिक परिदृश्य से देखें तो सॉफ्ट पावर से सांस्कृतिक विविधता में वृद्धि होती है। भारत में बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर, प्रसिद्ध भारत में बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर, प्रसिद्ध मस्जिद, मंदिर, किले आदि लगभग पूरे भारत में उपस्थित हैं। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दूसरा मक्का कही जाती है। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दूसरा मक्का कही जाती है। देखिए, जिससे बड़ी संख्या पश्चिमी एवं मध्य एशिया के लोगों धार्मिक पर्यटन के लिए आकर्षित किया जा सकता है। सरकार द्वारा बौद्ध सर्किट, कृष्ण सर्किट आदि का विकास करके सॉफ्ट पावर का प्रसार किया जा रहा है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दो देशों के बीच संबंधों में सॉफ्ट पावर एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। भारत ने स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, पर्सन टू पर्सन बढ़ावा, छात्रों को छात्रवृत्ति देना आदि के द्वारा देशों से संबंधों में बढ़त हासिल की। आज भारत बिस्मटेक सार्क में नेता की अग्रणी भूमिका में है। वहीं दूसरी ओर G20 ब्रिक्स में भी अहम नेतृत्वकर्ता की भूमिका में नजर आ रहा है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ पुराने सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देकर चीन को प्रतिसंतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर देखिए, क्या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में आज भारत तकनीक के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में मंगल मिशन, चंद्रयान मिशन की सफलता के साथ रीजनल नेविगेशन सिस्टम नाविक को सफलतापूर्वक स्थापित किया जा चुका है। नाविक 1500 किलोमीटर दायरे में सेवा प्रदान करेगा, जिसका लाभ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश उठा सकते हैं। इसी के साथ भारत ने द साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च किया, जो संचार सुविधा दक्षिणी एशियाई देशों को उपलब्ध कराएगा। अफ्रीका कॉलेजों को मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOC के तहत शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे संबंध बेहतर हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत सॉफ्ट पावर से अफगानिस्तान में अक्षमता निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों को प्रशिक्षण, शर्मा बांध, भारत अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम तथा संसद का निर्माण किया गया है। प्रोजेक्ट मौसम स्पाइस रूट सागरमाला के तहत बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, तब बंगाल की खाड़ी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि सांस्कृतिक संबंधों को धार्मिक संबंधों से जोड़कर जापान से रिश्ते मजबूत किए जा रहे हैं। एक उगते सूरज के देश से एक तपते हुए सूरज के देश के संबंधों में परिणति के कगार पर मूर्त रूप दिया जा रहा है। इसमें भारत में जापान द्वारा बुलेट ट्रेन का निर्माण तथा एशिया अफ्रीका बिजनेस कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। सॉफ्ट पावर द्वारा संबंधों में प्रगाढ़ता, पारदर्शिता, आपसी विश्वास बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सॉफ्ट पावर इज नॉट ए हार्ड पावर के सापेक्ष सोचे तो भारत को हार्ड पावर को भी इसके समानांतर विकसित करने की आवश्यकता है, जिसकी जरूरत हमें 1962 के चीन से युद्ध के समय महसूस हुई, जिसके पहले दोनों देश हिंदी से भाई भाई का नारा लगा रहे थे। देखिए, वर्तमान में पाकिस्तान सार्क से अलग होने की सोच रहा है था। वो अपनी ज़मीन पर आतंकवादी संगठन को बढ़ावा दे रहा है, जो भारत को आर्थिक मान्यता अपूर्ण क्षति पहुंचाते हैं। चीन ने जहां जैश ए मोहम्मद नामक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने पर संयुक्त राष्ट्र में वीटो किया है, वहीं पाक अधिकृत कश्मीर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। वर्तमान नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश भी भारत की सॉफ्ट पावर का एकत्र इस्तेमाल कर रहा है। भूटान जहाँ BIN कॉरिडोर से हट चुका है, BBIN कॉरिडोर हट चुका है, वहीं श्रीलंका एवं मालदीव में चीन सामरिक बंदरगाहों सिल्क रूट के अंतर्गत का निर्माण कर रहा है। चाइना को वर्तमान में सॉफ्ट पावर से काउंटर कर पाना मुश्किल है, इसलिए इसके समानांतर हार्ड पावर को भी अपनाना होगा। हालांकि सॉफ्ट पावर अभिशाप की जगह देश के लिए वरदान बनकर उभर सकती है। चीन बूढ़ा होता जा रहा है, जापान बूढ़ा हो चुका है, अमेरिका थक चुका है। भारत को अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ लोगों को कौशल परिषद प्रदान कर उठाना चाहिए। भारत में वर्ल्ड ऑफिस बनने की क्षमता है। भारत की क्रय शक्ति क्षमता विश्व में चौथे स्थान पर है, जिसका लाभ भारत को निश्चित तौर पर भविष्य में मिलेगा। लेकिन लाभ सुनिश्चित करने से पहले भारत को अवसंरचनात्मक सुधारों को तीव्र करना होगा। शिक्षा व्यवस्था को कौशल युक्त बनाना होगा। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में अपनी रैंक को नीचे लाना होगा। भारत वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट में सुधार के साथ अपनी श्रम शक्ति का उपयोग विश्व व्यवस्था में कमोडिटी की तरह निर्यात में कर सकता है, जिससे सॉफ्ट पावर में बढ़ोतरी होगी।
समय आ गया कि भारत को पंचशील नीतिक आदर्शों पर चलते हुए गुटनिरपेक्षता के साथ सॉफ्ट पावर को निरंतर बढ़ाना होगा, लेकिन इसके साथ आर्थिक और सामरिक पावर हार्ड पावर को भी विदेश नीति में जगह देनी होगी। बांग्लादेश एवं भूटान देखिए, बांग्लादेश एवं भूटान के साथ संबंधों को वार्ता द्वारा बढ़ावा देकर आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक संबंधों को बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा परिषद के लोकतांत्रिकरण की देखिए, सुरक्षा परिषद के लोकतांत्रिकरण की दिशा में भारत निरंतर अग्रसर हो रहा है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए क्या देखो, बहुत अच्छा यहाँ पर है क्या, ये तो पहले भी आई थिंक इसका तरीका लिखने थोड़ा सा बदल दिया गया है। इस लेख को इस लेख को दो आदमियों के द्वारा लिखा गया। इसमें पहला जो लेख था यही गरीबी और जलवायु परिवर्तन सराय विकासशील देशों को एक चुनौती, इसको पहले भी आया था लेकिन दूसरे व्यक्ति ने लिखा था। इसको अभी यहाँ पे दूसरा व्यक्ति लिखा है, उसको देखिए यहाँ देखिए एक ही चीज़ को लिखने का डबल तरीका जिसको हम बोलते हैं। यहाँ देखिए क्या कि आपकी नज़र में सराफा गुलमहल है ज़िंदगी, आपकी नज़र में सराफा गुलमोहर है ज़िंदगी, हम गरीबों की नज़र में एक कहर है ज़िंदगी। आपकी नज़र में सराफा गुलमोहर है ज़िंदगी, हम गरीबों की नज़र में एक कहर है ज़िंदगी। देखिए यहाँ पर क्या, आपकी नज़र में सराफा, इसको हम विद्यार्थी टाइप अमीरों के बच्चों की नज़र में मस्ती है ज़िंदगी, अमीरों के बच्चों की नज़र में मस्ती है ज़िंदगी, गरीबों के बच्चे के नज़रिए से, गरीबों के बच्चों के नज़रिए से एक एक पल का भोजन जुटाना है ज़िंदगी, बिखरते परिवार टूटते समाज, बिखरते परिवार टूटते समाज को बचाना है ज़िंदगी। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया कि देखिए कि अदम गोंडवी की ये पंक्तियाँ विकासशील देशों के अधिकांश लोगों की जीवन स्थिति को बयां करती है। इन देशों के लिए अपने नागरिकों को सम्मान युक्त जीवन उपलब्ध कराने में आज भी अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ देश जैसे कि जिम्बाब्वे, सीरिया, लीबिया, सोमालिया अर्थात अधिकांश अफ्रीकी देशों तथा दक्षिण एशियाई, लैटिन अमेरिकी देशों में भोजन के लिए लाइनों में रखते हुए देखा जाना आम है। लाइनों में आप देखिए क्या कि कुछ देश जैसे कि जिम्बाब्वे, सीरिया, लीबिया, सोमालिया अर्थात अधिकांश अफ्रीकी कुछ देश जैसे कि जिम्बाब्वे, सीरिया, लीबिया, सोमालिया अर्थात अधिकांश अफ्रीकी देशों तथा दक्षिणी एशियाई, लैटिन अमेरिकी देशों में भोजन के लिए लाइनों में लगते हुए देखा जाना आम है। ये वहीं विकसित देशों में भी ऐसी लाइनें कई बार दिखती है, लेकिन विडम्बना तो देखिए कि ये लाइनें रोटी नहीं हेतु नहीं बल्कि आईफोन आदि की लगती है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए विकासशील देश, देखिए यहाँ पर जो खास बात कहा गया, विकासशील देश आज भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति हेतु लंबी जद्दोजहद से गुजर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विकसित राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध लूट में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिसका परिणाम अब जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दिखाई भी देने लगा है। यहाँ पर संक्षेप में विकासशील तथा विकसित देश का मतलब समझ लेते हैं, इसके बाद मूल विषय पर चर्चा करना ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए यहाँ पर क्या कि विकासशील देशों में उन देशों को रखा जाता है, विकासशील देशों में उन देशों को रखा जाता है जिनकी अर्थव्यवस्था की माली हालत कमजोर हो। द्वितीयक क्षेत्र उद्योग निर्माण विनिर्माण, तृतीयक क्षेत्र सेवा की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ज़्यादा संलग्न हो एवं इसकी उत्पादकता न्यून हो, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, आर्थिक विषमताएं गहरी आदि हो, तकनीकी, सैन्य, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में पिछड़ापन हुई। वहीं विकसित देशों में मजबूत अर्थव्यवस्था, तकनीकी, सैन्य जैसे सभी क्षेत्रों में मजबूत स्थिति होने के साथ ही लोगों की आय भी उच्च होती है। अब यहाँ देखिए खास बात जो अब मुख्य बिंदु गरीब एवं जलवायु परिवर्तन सराई पर चर्चा करते हैं और विकासशील देशों की चुनौती पर विचार करते हैं। विकासशील देश दोहरी चुनौतियों से त्रस्त है। पहली तो गरीबी, दूसरी जलवायु परिवर्तन, और ये दोनों ही एक दूसरे से अंत संबंधित भी है। एक और गरीबी कारण ये राष्ट्र अपना विकास गरीबी से छुटकारा पाकर एक गरिमामय जीवन जीना चाहते हैं। इसके लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, किंतु इनके सम्मुख कई दूसरी चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि इनके पास पर्याप्त रूप में आर्थिक वित्तीय पूंजी की कमी है, साथ ही उन्नत तकनीक का अभाव भी है। ऐसे में ये विकासशील राष्ट्र अपने विकास हेतु परंपरागत विकास साधनों पर आश्रित हो जाते हैं, जैसे कि विद्युत उत्पादन हेतु परंपरागत स्रोत, जैसे कि विद्युत उत्पादन हेतु परंपरागत स्रोत के रूप में कोयले का उपयोग करना, वाहनों में प्रयुक्त ईंधनों की गुणवत्ता निम्न होना।
जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या कि जैसे कि विद्युत उत्पादन हेतु परंपरागत स्रोत के रूप में कोयले का उपयोग करना, वाहनों में प्रयुक्त ईंधनों की गुणवत्ता निम्न होना, ईंट भट्टों तथा कारखानों, पुरानी मशीनों द्वारा कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन आदि तत्वों का बड़ी मात्रा में वायु उत्सर्जन करना आदि, जिसके कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस CO2, CH4, CFC, PFC, HCFC, SOx, NOx आदि निर्मुक्त होने से ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन की घटनाओं को यहाँ देखिए हाउस गैसेज CO2, CH4, CFC, PFC, HCFC, XOX, NOx आदि निर्मुक्त होने से ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन की घटनाओं को बल मिलता है। देखिए वहीं दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापक्रम, वर्षा दाब जैसे कारकों में परिवर्तन आता है। इससे वर्षा की अनिश्चितता एवं अनियमितता में वृद्धि होती है। साथ ही बाढ़, सूखा, अकाल, सुनामी, हिमस्खलन, भूस्खलन, हिमग्लन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इससे इनके सम्मुख और ज़्यादा विकट स्थिति उत्पन्न होती है और यह फिर से इन राष्ट्रों को गरीबी की ओर धकेल देती है। अफ्रीकी देशों, सीरिया और लीबिया, दक्षिण एशियाई देशों आदि की स्थिति से इसे भी समझा जा सकता है। देखिए विकासशील देश में देखिए दो बातें, एक तो गरीबी है, दूसरा जलवायु परिवर्तन है। अब फिर ध्यान देखिए और इनके मध्य ये देश पिसते रहते हैं। देखिए और इनके मध्य ये देश पिसते रहते हैं। इन विकासशील देशों के सामने सबसे बड़ा संकट विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को लेकर आता है। जहाँ ये भी देश विकास की आकांक्षा रखते हैं, दूसरी ओर विकसित देश इनको पर्यावरण संरक्षण की सीख देकर पर्यावरण संरक्षण के बड़े हिमायती बनते हैं। यदि विकासशील देश पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं तो इनके सामने भूखमरी, गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न होती है, जो कि स्वयं किसी राष्ट्र के अस्तित्व तथा संप्रभुता को प्रत्यक्ष चुनौती में प्रस्तुत करती है। वहीं यदि ये विकास की प्राथमिकता देते हैं तो इससे पर्यावरण को क्षति भी पहुंचती है, साथ वैश्विक महाशक्तियों के दबाव का भी सामना करना पड़ता है। इस तरह से इन देशों के लिए चुनौती बन जाती है और इस चुनौती के साधन से इन्हें वैश्विक सहयोग भी नहीं मिल पाता है। दुख की बात यह है कि बड़े विकसित देश इन छोटे एवं कमजोर देशों को पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, MDN, SDN आदि का ज्ञान तो देते हैं। किंतु वे इन देशों को आर्थिक एवं तकनीकी मदद करने तो तैयार नहीं है। इनके अलावा वे इन देशों के उत्पाद और निर्यातों पर श्रम, स्वच्छता आदि मानकों के नाम पर अपने बाजारों में प्रवेश रोकते हैं, जबकि स्वयं इन विकासशील देशों में अंदर तक घुसे जा रहे हैं। इस कारण विकासशील देशों में गरीबी एवं जलवायु परिवर्तन के समित प्रभावों के कारण गृह संघर्ष, निर्जातीय संघर्ष, मानवाधिकार उल्लंघन, शरणार्थी समस्या, उग्रवाद आदि उत्पन्न हुई है और इनकी स्थिरता में कमी आई है। अब सवाल यह है कि गरीबी एवं जलवायु परिवर्तन क्या सिर्फ विकासशील देशों के ही चुनौती है या पूरे विश्व के लिए चुनौती है। वर्तमान के हालिया घटनाक्रम जैसे शरणार्थी संकट, गृह संघर्ष, विस्थापन, अकाल, बाढ़ों में वृद्धि आदि से तो यही मालूम पड़ता है कि पूरे विश्व के लिए ही चुनौती है। हालांकि विकासशील राष्ट्रों की कमजोर क्षमता कारण उनके लिए यह थोड़ी ज़्यादा चुनौती बन जाती है। आज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कोई राष्ट्र अछूता नहीं है। जैसे कि 2004 की सुनामी हो, हाल ही जापान में आया तीव्र गति से भूकंप हो, या फिर अमेरिका में प्रतिवर्ष आने वाले ठंडे तूफान हो। प्रकृति के सामने विकसित और विकासशील, गरीब अमीर जैसे भेद काम नहीं करते हैं। इसलिए गरीबी एवं जलवायु परिवर्तन से लड़ना अकेले संभव नहीं है, बल्कि इसका सम्मिलित रूप में ही समाधान किया जा सकता है। इसमें से विकासशील देश गरीबी से मुक्त हो सकेंगे। इसके लिए विकासशील देश गरीबी से मुक्त हो सकेंगे। इसके लिए विकासशील देशों को गरीब देशों को आर्थिक तकनीकी सहायता प्रदान देखिए यहाँ पर क्या इससे विकासशील देश गरीबी से मुक्त हो सकेंगे। इसके लिए विकासशील देशों को गरीब देशों को आर्थिक तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें भूतकाल में किए अपने अंधाधुन प्रकृति शोषण की जिम्मेदारी लेकर अधिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। महाशक्तियों को परमाणु अणु जैसे बमों का जखीरा खड़ा करने के बजाय विकासशील देशों की सहायता करके पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
अब आगे यहाँ देखिए इस संदर्भ में भारत जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत 8 मिशन, राष्ट्रीय हरित मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन मिशन आदि स्थापित किए हैं। पेरिस समझौते के तहत INDC के प्रति प्रतिबद्धता भी जताई और भारत अन्य देशों को वित्तीय तथा आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराकर एक जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका का भी निर्वहन कर रहा है। ऐसी भूमिकाओं को विकसित राष्ट्रों से भी अपेक्षा ऐसी भूमिकाओं की विकसित राष्ट्रों से अपेक्षा है जिससे कि एक शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण हो सके, वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना हो सके। इसके लिए साझा प्रयास वर्तमान समझ की समय की आवश्यकता है। इसके लिए आप देखिए यहाँ पर क्या जिससे कि एक शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण हो सके, वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना हो सके, इसके लिए साझा प्रयास वर्तमान समय की आवश्यकता है। एक नाव के दो राही हम मंजिलों तक साथ चलते जाना है। देश साथ तूफानों में एक दूसरे का नहीं तो डूबते चले जाना है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। हाय एक नाव, देखिए यहाँ पर क्या, एक नाव के दो राही हम मंजिलों तक साथ चलते जाना है। देश साथ तूफानों में एक दूसरे का नहीं तो डूबते चले जाना है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा। देखिए एक नाव के दो राही हम मंजिलों तक साथ चलते जाना है। एक नाव के दो राही हम मंजिलों तक साथ चलते जाना है। देश साथ तूफानों में एक दूसरे का नहीं तो डूबते चले जाना है। देखिए एक नाव के दो राही हम मंजिलों तक साथ चलते जाना है। देश साथ तूफानों में एक दूसरे का नहीं तो डूबते चले जाना है। देखिए एक नाव के दो राही हम मंजिलों तक साथ चलते जाना है। देश साथ तूफानों में एक दूसरे का नहीं तो डूबते चले जाना है। फिर आपको यहाँ पर इस देखिए क्या आधार कार्ड की अनिवार्यता निजता पर प्रहार है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ एक अच्छा है आपको यहाँ पर है क्या आधार कार्ड की अनिवार्यता निजता पर प्रहार है। प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट है, उस जैसा कोई नहीं। देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट है, उस जैसा कोई नहीं। उसकी निजता उतनी ही आवश्यक है जितनी मेरी और आपकी, क्योंकि यह उसका अधिकार है और हमारा कर्तव्य है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट है, उस जैसा कोई नहीं। यहाँ देखिए प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट है, उस जैसा कोई नहीं। उसकी निजता उतनी ही आवश्यक है जितनी मेरी और आपकी, क्योंकि यह उसका अधिकार है और हमारा कर्तव्य है। किसी महान लेखक द्वारा कही गई ये पंक्तियाँ वह व्यक्ति की निजता के महत्व को तो स्पष्ट करती ही है, साथ ही देखिए यहाँ पर क्या कि साथ ही उस निजता को बनाए रखने के अन्य व्यक्तियों के कर्तव्य बोध को भी निर्धारित करती है। व्यक्ति की निजता का अधिकार उसके जीवन के अधिकार में निहित है। निजता से तात्पर्य व्यक्ति के निजी निजता से तात्पर्य व्यक्ति के निजी जीवन जिसमें उसकी रुचि, खान पान, समय, अभिव्यक्तियाँ आदि सभी शामिल है। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के लिए क्या निजी है उसका निर्धारण करना भी उसकी निजता है। वर्तमान समय के सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दों में सम्मिलित विषय व्यक्ति की निजता ही है। फिर चाहे वो स्नोडन द्वारा CIA पर निजी आंकड़े की चोरी का आरोप हो, या विकीलीक्स के खुलासे हो, अथवा भारत में आधार कार्ड के वार्ता का मुद्दा हो, वे सब कहीं न कहीं व्यक्ति की निजता का अधिकार का अतिक्रमण करते हैं। देखिए आधार कार्ड को भारत में गूगल अथवा माइक्रोसॉफ्ट की भांति सदी के सर्वश्रेष्ठ नवाचार की संज्ञा प्राप्त है। आधार कार्ड वह हथियार है जो देश के 130 करोड़ में से 120 करोड़ लोगों के पास है, किंतु साथ ही आंकड़े सरकार के पास भी है, जो अक्सर यह संदेह पैदा करता है कि क्या कहीं इसका दुरुपयोग तो ना होगा, कहीं मेरी निजता को प्रहार तो नहीं किया जा सकता। चूँकि सरकार द्वारा सरकारी सुविधाओं की प्राप्ति, पैन कार्ड, मोबाइल सिम आदि के आधार कार्ड की अनिवार्यता लागू की गई है, जिससे कभी कभी शंका होती है कि भारत निवास के लिए आधार के रूप में निजता को गिरवी तो नहीं रखा जा रहा है। अब मूल सवाल यह है कि आधार कार्ड की अनिवार्यता निजता का प्रहार तो नहीं है। यदि प्रहार है तब उस स्थिति में क्या उपाय संभव है? चूँकि आधार कार्ड व्यक्ति की निजी पहचान, उंगलियों के निशान तथा आइरिस को अपने में सम्मिलित करता है, और इनकी अनिवार्यता से व्यक्ति की निजी पहचान का दुरुपयोग हो सकता है। व्यक्ति कहाँ क्या गतिविधि कर रहा है, यह आधार की अनिवार्यता के साथ सरकार के पास उपलब्ध होगी, जिससे सरकार द्वारा अथवा डेटा संग्रहण में सेंध के माध्यम से किसी हैकर द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, वह भी व्यक्ति की इच्छा के विपरीत है। साथ ही अगर सरकार आधार संबंधित आंकड़े तीसरे पक्ष के साथ साझा करती है, तब इसके दुरुपयोग की संभावना प्रबल है।
प्रबल है। देखिए यहाँ पर क्या कि आधार कार्ड के दुरुपयोग की एक दूसरी समस्या इसके राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में उपयोग किए जाने की हो सकती है। राजनीति में सत्ता पक्ष की जितनी भूमिका होती है, विपक्ष की भूमिका उससे भी अधिक होती है, किंतु आधार कार्ड के आंकड़ों के माध्यम से कोई भी सत्ता पक्ष विपक्ष इस भूमिका को सीमित करने का प्रयास देखिए यहाँ पर क्या, किंतु आधार कार्ड के आंकड़ों के माध्यम से कोई भी सत्ता पक्ष विपक्ष की इस भूमिका को सीमित करने का प्रयास कर सकता है। आपातकाल के दौरान जिस तरह राजनीतिक षड्यंत्र हुआ, आधार कार्ड की अनिवार्यता उस स्थिति को दोहरा सकती है। आधार कार्ड की अनिवार्यता द्वारा विपक्षी राजनेताओं के संवादों को टैप कर रणनीति का पूर्वानुमान लगाना सत्ता पक्ष की मंशा हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए मूल प्रश्न यह है कि आधार कार्ड के आंकड़ों के लीक होने की स्थिति में उसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है, क्योंकि निजता सार्वजनिक होने पर पुनः निजी नहीं हो सकता। इसका सीधा अर्थ है कि यदि आधार कार्ड के माध्यम से किसी के निजी आंकड़ों की चोरी होती है तो उस स्थिति में व्यक्ति चोरी होती है, उस स्थिति में व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप होगा तो जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। वर्तमान डिजिटल युग में यह खतरा और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि निजी आंकड़ों में सेंध लगाना आसान हो गया है, जिससे साइबर स्टॉकिंग जैसे मामलों में बढ़ोतरी संभव है। लेकिन सर्वाधिक आश्चर्यजनक की स्थिति यह है कि जिस प्रकार अमेरिकी कर्मचारी स्नोडन अमेरिकी जांच एजेंसी पर व्यक्ति के निजी आंकड़ों की चोरी का आरोप लगाया है, उसी प्रकार स्थिति भारत सरकार आधार आंकड़ों के माध्यम से व्यक्ति के आंकड़ों का संग्रहण किया जा रहा है। उस स्थिति में सरकार की मंशा पर सवाल किया जाना एक आवश्यक एवं अनिवार्य पहलू है। आज इंटरनेट हमें देख रहा है, हमारी प्रत्येक गतिविधि पर नजर रख रहा है, कल टीवी भी हमें देखेगा, हमारी रुचियों की जानकारी रखेगा। इससे यह लाभ होगा कि हमारा जीवन सहज हो जाएगा, किंतु कीमत होगी हमारी निजता की। देखिए यहाँ पर क्या है कि अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा कहा गया कि यह कथन टीवी के साथ सरकार के द्वारा हमारी निगरानी किए जाने के संदर्भ में भी सत्य हो सकता है। राष्ट्र के निवासी क्या कर रहे हैं, सरकार का अनुकूल माहौल है या प्रतिकूल, इन सब बातों की जानकारी हासिल करना अधिक मुश्किल नहीं रहेगा। अब बात की जाए आखिर सरकार आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर इतनी गंभीर क्यों? आधार कार्ड की अनिवार्यता किस प्रकार हमारे उपयोगी सिद्ध हो सकती है तथा आधार की अनिवार्यता समर्थन में क्या क्या पक्ष हो सकते हैं? चूंकि आधार व्यक्ति के आंकड़ों का संग्रह तथा व्यक्ति के आंकड़ों का सरकार के पास होना, व्यक्ति के आंकड़ों का सरकार के पास होना सरकार के द्वारा चलाई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, प्रभाविता एवं व्यापकता में वृद्धि कर सकता है। उदाहरण के जनगणना की मदद से सरकार गरीब परिवारों के लिए कई योजनाएं जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना आदि चला रही है, जिससे परिवारों का चयन कर आसान हुआ है। योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, जिससे सरकार को राजस्व घाटा कम करने में मदद मिली है। देखिए इससे लाभार्थियों की सटीक पहचान से लीकेज में बहुत कमी आई है। आधार की अनिवार्यता से अनेक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तात्कालिक अधिकारी लाभ प्राप्त हो रहे हैं। आधार कार्ड को बैंकों जोड़ने की प्रक्रिया में सरकारी लाभ का प्रत्यक्ष हस्तांतरण डीबीटी संभव क्या है? आधार कार्ड को बैंकों जोड़ने की प्रक्रिया में सरकारी लाभ का प्रत्यक्ष हस्तांतरण डीबीटी संभव किया, जिससे रसोई गैस सब्सिडी, मनरेगा योजना आदि का पैसा सीधे लाभार्थी खाते में जमा किया जा रहा है। यह कदम न केवल सुविधाजनक है, बल्कि वास्तविक लाभार्थी तक लाभ की पहुंच ने सरकार के घाटे में कमी भी की है, जिससे अनावश्यक भार कम हुआ है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि सरकार द्वारा भेजे गए ₹1 में से वास्तविक धारा 15 पैसे ही पहुंचते, किंतु आधार कार्ड की अनिवार्यता ने उस ₹1 को ज्यों का त्यों लाभार्थी तक पहुंचाया है। आधार कार्ड की पैन कार्ड की अनिवार्यता ने वर्षों से टैक्स की छूट ले रहे फर्जी पैन कार्ड धारकों के हितों पर चोट की है। इससे सरकार के कर संग्रह में बढ़ोतरी होने से योजनाओं के लिए धन आवंटन तथा भौतिक एवं सामाजिक निवेश में वृद्धि होगी। हाल ही में आधार कार्ड की अनिवार्यता ने फर्जी प्रोफेसरों का भी पर्दाफाश किया। एक ही प्रोफेसर द्वारा कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने का धन के क्षरण के साथ रोजगार के अवसरों पर चोट की समस्या समाप्त होगी। आधार कार्ड की अनिवार्यता स्कूली शिक्षा गुणवत्ता को भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इससे सरकार के पास वास्तविक सफलता के आंकड़ों की उपलब्धता होगी, जो बेहतर नीति निर्माण में सहायक होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि भले ही निजता का अधिकार मौलिक अधिकार हो, किंतु सरकार द्वारा जन कल्याण के कार्यों के लिए उसका अतिक्रमण किया जा सकता है। बदल लोकतांत्रिक सरकार का प्रथम अंतिम उद्देश्य लोक कल्याणकारी रूप में स्वयं को स्थापित करना है। यदि लोक कल्याण के लिए सरकार व्यक्ति के आंकड़ों का संग्रहण करती है तो इसे उचित माना जाना चाहिए, बशर्ते सरकार विधि द्वारा यह स्थापित कर दे कि उन आंकड़ों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।
देखिए, चूँकि व्यक्ति की निजता एक अखंड है, देखिए चूँकि व्यक्ति की निजता एक अखंड अधिकार है, किंतु इसकी निरंतरता के लिए सरकार को सहयोग एवं अपनी कर्तव्यनिष्ठा का पालन भी आवश्यक है। व्यक्ति को चाहिए कि देखिए व्यक्ति को चाहिए कि एक ये वर्तमान व्यक्ति को चाहिए कि वो वर्तमान डिजिटल युग के खतरों को भांपते हुए अपनी निजी भाषा को किसी भी अनधिकृत वेबसाइट अथवा व्यक्ति को देने से बचे। क्योंकि निजता का वास्तविक खतरा उससे है, ना कि सरकार द्वारा आँकड़ों के संग्रहण से। क्योंकि आँकड़ों को पता सरकार को आवश्यकता भी है और अनिवार्यता भी। अब देखिए यहाँ पर क्या